हेलो। आवाज नहीं आ रही है? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। ओके। ठीक है। तो हमारे सिलेबस डिस्कशन के कुछ सेशंस पहले भी हुए हैं और उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे देखने वाले हैं कि अब सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम कैसे कवर करेंगे, क्या पार्ट उसके अंदर कवर होता है और कहाँ से कवर करेंगे। तो जैसा हमने फर्स्ट पेपर जो हमारा चल रहा है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, और फर्स्ट पेपर के अंदर हमने जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस जो है वो देखा था। क्या पॉइंट्स इसके अंदर, क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं, उनको हमने देखा था। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान के बारे में हमने बात करी है। ओशिनोग्राफी की बात करी है। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल, जीव भूगोल या जैव भूगोल के बारे में, कि ये पॉइंट जो है वो किन किन पार्ट्स को लेकर के आता है, किन किन पार्ट्स को, किन किन टॉपिक्स को इसके अंदर हम कवर करते हैं और कहाँ से कवर करेंगे, किन चीज़ों से, किन रेफरेंस सोर्सेस हमारे होंगे जहां से कि हम इसे कवर करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोजियोग्राफी वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, बायोजियोग्राफी की बात करूं, जैव भूगोल की बात करूं, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है जेनेसिस ऑफ सॉइल्स। देखिए, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी जो सरफेस है, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो ही रहे हैं। सर पेड क्लासेस कब से चलेंगी? क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस जो हैं वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कल भी हुई थी, जो यूट्यूब पर भी लाइव हुई थी सुबह 10 बजे, आज भी हुई थी और कल से कंटिन्यू हो चुकी है। मतलब अब हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। ओके गुड, काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ओके ठीक है। ओके, तो देखिए, हमारी जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, उस सतह पर स्पेशली अगर मैं बात करूं, जमीन के ऊपर, लैंड बॉडी के ऊपर जो कुछ भी लाइफ जेनेसिस जो हो रहा है, जीवन की उत्पत्ति जो हमें देखने को मिल रही है, उस जीवन की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है सॉइल की, मृदा। सॉइल या मृदा, उसके बिना हम ऑटोट्रॉफ्स की जो डेवलपमेंट है उसे हम नहीं देख सकते। जो स्वपोषी जीव होते हैं, जैसे कि हमारा जनरली जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। बेसिकली इनको सनलाइट से जो आने वाली एनर्जी है, सूर्य के प्रकाश के रूप में आने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं फूड के रूप में, भोजन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और उसी फूड को दूसरे जानवर जो है वो गेन करते हैं, जिनमें हम भी आते हैं। हम भी किसी प्लांट से ही अपना भोजन लेते हैं, या अगर हम कार्निवोरस भी हैं, मांसाहारी भी हैं, तो हम जिस जानवर को खा रहे हैं उस जानवर, वो जानवर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट को जाकर के खा रहा होता है। तो अल्टीमेटली लाइफ जो है, जीवन जो है, वो कहीं ना कहीं सनलाइट से तो चल ही रहा है, लेकिन उस सनलाइट के प्रेजेंट होने के बावजूद एक और फैक्टर है जो कि सरफेस पर है, जो कि सतह पर है, और उसका नाम है सॉइल, मृदा। उस मृदा की एब्सेंस में, अगर मृदा ना हो, सिर्फ और सिर्फ चट्टानों में हम सोचें कि जीवन जो है वो बहुत जबरदस्त विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो संभव नहीं है। इस वजह से यहां पर हम इस बायोजियोग्राफी में सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, जेनेसिस ऑफ सॉइल्स। मृदाएं जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, वो कहां से आई होगी, सरफेस पर, सरफेस पर कहां से आई होगी, ये हमें यहां पर देखना होगा। इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, ये मिट्टियां, ये मृदाएं कहाँ कहाँ मिलती होगी,
और किस किस प्रकार की मिलती होंगी, कौन कौन से टाइप्स होते होंगे, कैसी कितने प्रकार की होती होंगी, कुछ अच्छी होती होंगी, कुछ बुरी होती होंगी, कुछ में हमें अच्छी वनस्पति वेजिटेशन जो है वो देखने को मिल जाती होगी, तो कुछ में हमें अच्छी वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती होगी या मॉडरेट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती होगी। तो वो अलग अलग कौन कौन से टाइप होते हैं, सॉइल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, और वो कहाँ कहाँ मिलती होगी। अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छी टाइप की मिट्टी है तो वो क्या किन जगहों पर देखने को मिल रही है, किन जगहों पर नहीं देखने को मिल रही है, अगर कहीं देखने को मिल रही है तो क्या कारण होंगे जिनकी वजह से वहां वो सॉइल हमें देखने को मिल रही है, कहीं नहीं देखने को मिल रही है तो क्या कारण होंगे जिसकी वजह से वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, सिलेबस की पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो हमारा बैच है उस बैच के अंदर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, मृदा परिच्छेदिका। मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर अगर हम सरफेस से, टॉप सॉइल जो होती है, सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे किस किस टाइप की लेयर्स हमें देखने को मिलती है, किन किन प्रकार की अलग अलग परतों में मिट्टी जो है वो बटी हुई होती है, ये पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। सॉइल की प्रोफाइल पूरी की पूरी अंदर किस प्रकार से होती है, कहाँ पर ही मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा, कहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, कहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा, और कहाँ पर मिनरल कंटेंट, खनिज तत्व जो है वो ज्यादा प्रधान किस परत में होंगे, ये सब कुछ हम सॉइल प्रोफाइल के अंदर देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका के अंदर देखते हैं। उसके बाद ये सॉइल जो है अगर जीवन का आधार है, जो लाइफ हमें अर्थ की सरफेस पर देखने को मिल रही है, पृथ्वी की सतह पर जो जीवन हमें देखने को मिल रहा है, वो सतह पर जो जीवन है वो अगर इस मिट्टी की वजह से चल रहा है, इस मृदा की वजह से चल रहा है, तो ये मृदा खत्म क्यों हो रही है, मृदा का, सॉइल का इरोजन क्यों हो रहा होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा होगा, क्वालिटी का कम हो जाना। न्यूनीकरण या निम्नीकरण या डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि मिट्टी है, मिट्टी की सरफेस हमें देखने को मिल रही है, मिट्टी गई नहीं है, मिट्टी वहां से गायब हो जाए, दैट इज सॉइल इरोजन। लेकिन मिट्टी तो है, गई नहीं है कहीं भी, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। आज से 10 साल पहले हम वहां पर अच्छा प्रोडक्शन कर लेते थे, लेकिन अब हमें वहां पर अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति जो है दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का निम्नीकरण या न्यूनीकरण क्यों हो रहा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और कंजर्वेशन, संरक्षण, जो मिट्टी है क्योंकि वो जीवन का आधार है तो उस मिट्टी को बचा करके रखना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा, उसको संरक्षित करना पड़ेगा। तो संरक्षित किस प्रकार से करें, कंजर्व किस प्रकार से करें, ये सब हम देखते हैं इस पार्ट के अंदर। सॉइल का इरोजन क्यों हो रहा है, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, और कंजर्वेशन किस टाइप से किया जा सकता है, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्या काम किए जा रहे हैं ऑलरेडी, क्या किए जा रहे हैं और क्या किया जा सकता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं। हिंदी मीडियम से ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप, बात हिंदी और इंग्लिश मीडियम की कभी नहीं होती, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो है मीडियम कभी समस्या बनता ही नहीं है, समस्या बनती है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। अगर आप उस सोच को, उस थिंकिंग को बदल करके कि हाँ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर जुड़ते हैं कि हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में हिंदी मीडियम में भी हर साल बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, डेफिनेटली निकलते हैं, तो मैं भी निकलूंगा या मैं भी निकलूंगी, तो डेफिनेटली आप निकलेंगे। आप पहले ये सोच करके बैठ जाएंगे, इस नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर लेकर के आ जाएंगे कि जो हिंदी मीडियम है वो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बना ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रख रहे हैं तो कोई सा भी ऑप्शनल हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं बना है। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आपको किसी न किसी ऑप्शनल के साथ पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी के साथ पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल ज्योग्राफी ऑप्शनल का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, कोई इशू उसमें है नहीं। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैश्विक स्तर पर जो प्लांट्स हैं, जो अ, पादप हैं, और जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, वितरण किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जानवर जो है वो मिलते हैं,
किसी जगह पर मिल रहे होंगे तो किसी जगह पर नहीं भी मिल रहे होंगे। तो क्या कारण होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अलग टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं, अलग टाइप के एनिमल्स मिल रहे हैं? क्या कारण है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर वैसे प्लांट्स या एनिमल्स नहीं देखने को मिल रहे, कुछ और अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं? पार्ट जो है ये अगेन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान वाला जो भाग है उससे कनेक्ट हो जाएगा। उससे कनेक्ट होते हुए हम इसको पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास हमने देखी थी, जो मॉर्निंग क्लास हुई थी 10 बजे, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए थे, और बाकायदा क्वेश्चन यही था कि किसी जगह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता जो होती है, उसको वहाँ की फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वहाँ की जो भूभौतिक व्यवस्था है, भौम्याकृति जो है वो भौम्याकृति, और वहाँ का की जलवायु जो है वो किस प्रकार प्रभावित करती। कल ही क्वेश्चन देखा हमने 2022 ऑप्शनल जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन देखा था हमने, 2022 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था। और देखिए वो यहीं से कनेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पादप और जंतु है उनका वैश्विक वितरण, उसके ऊपर किन किन कारणों का प्रभाव आता होगा, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वही क्वेश्चन इसी पॉइंट से कनेक्ट होता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, एक और समस्या हमारे सामने जो आज प्रकट हो गई है, एक और समस्या जो हमारे सामने आज प्रकट हो गई है वो है वन अपरोपण, डिफॉरेस्टेशन, यानी वन जो है वो अब कम होते जा रहे हैं। पहले जो वनों का आवरण जितना पृथ्वी की सतह पर हुआ करता था उतना अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब प्लांट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, जिसको कि हम डिफॉरेस्टेशन या वन अपरोपण कहते हैं। ये एक हमारे सामने एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, कंजर्वेशन मेजर्स क्या हो, इन्हें अभी भी जो बचे हुए प्लांट्स है हमारे सामने, जो फॉरेस्ट है हमारे सामने, उनको हम किस टाइप से बचा सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं, ये पार्ट जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगेन अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जीएस के पार्ट से भी कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है, करंट अफेयर्स से भी कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट क्या चीजें हो रही है, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर क्या किए जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या किए जा रहे हैं, यही सब कुछ हमें यहाँ पर कनेक्ट करके इस पॉइंट को पढ़ना होगा। और साथ ही ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी कनेक्ट होता हुआ, जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। समाज जो है वो वानिकी करे, एक तो क्या होता है वन जो है वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, लेकिन एक समाज, हम जो है ह्यूमंस जो हैं, वो उन वनों के बढ़ने में, उन वनों के विकसित होने में, डेवलप होने में हमारी भूमिका अगर कुछ रहे, समाज की, सोसाइटी की भूमिका अगर कुछ रहे, दैट इज द सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। हम समाज के द्वारा उस वनों का पोषण जो है वो किया जा रहा है, और डेफिनेटली उसके हमें कुछ फायदे भी मिलते हैं, कुछ बदले में हमें कुछ रिटर्न्स जो है, कुछ वैल्यूज जो है, कुछ मूल्य जो है वो मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। और एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट को भी रखना, हम खेती भी करें और साथ में वन भी हो, हमारी जो जमीन है उसमें खेती भी हो रही है और साथ में वन भी हो, जिसे कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है इस फील्ड के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो इस साल के जीएस के पेपर में, पिछले साल के जीएस के पेपर में एग्रो फॉरेस्ट्री पर क्वेश्चन सीधा सीधा आता हुआ हमें दिखाई देता है, कृषि वानिकी पर जीएस में क्वेश्चन हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है। तो जीएस वाला पार्ट अगेन, जैसा मैं आपको कल के सेशन में भी, हमने जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी बैच की, उसके अंदर हमने बात करी थी कि जीएस वाला पार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस के साथ में। जीएस वाला पार्ट बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और जैसा मैंने आपको कहा था 800 से 900 नंबर दिलवाता है हमें ये ऑप्शनल। टोटल जो हमारा 2025 मार्क्स का जो टोटल पेपर है, सारी स्टेजेस मिला करके, उस सब में 800 से 900 नंबर का अकेला सेक्शन ये कवर कर लेता है पेपर। इसमें से अगर आप 900 में से 400 नंबर भी ला पाते हैं, 500 नंबर भी ला पाते हैं, 500 मार्क्स भी अगर ला पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका आधा काम हो जाता है। अगर आपको 1000 मार्क्स का टारगेट है हमारा, तो 500 नंबर तो हम यही इसी ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ करके ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कनेक्टिविटी जीएस के लगभग हर पार्ट से होती हुई हमें दिखाई दे रही है, जीएस का कोई पार्ट अछूता नहीं रह जाता इस पर्टिकुलर सिलेबस के साथ में। नेक्स्ट हम देखें वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन।
वन्य जीवन किस प्रकार से है, हमारा जो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, ये एक्ट है वो एक्ट है, हमने कुछ टाइगर रिजर्व्स बना रखे हैं, कुछ नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, कंजर्वेशन के कुछ तरीके अपना रखे हैं। तो वो वाइल्ड लाइफ जो है, वो वन्य जीव जो है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उनको बचाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्यों बचाया जाना चाहिए, और क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हमें देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर हमें कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। प्री की क्लास कब से होगी? बहुत सारे बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ प्री की क्लास के लिए ही आते हैं। Sir, please tell about current sources as well, because Ojang sir recommended Geography and You magazine, but this magazine is not published anymore. हाँ बिल्कुल, Geography and You जो है वो कोविड के बाद से बंद हो गई है। कोविड से पहले वो पब्लिश होती थी, कोविड-19 का जो लॉकडाउन का जो दौर रहा उसके अंदर वो बंद हो गई है, अब अवेलेबल नहीं होती है। बिल्कुल इस पर एक चर्चा कर लेंगे हम, डेफिनेटली इसके ऊपर एक चर्चा जो है वो हम कर लेंगे, एक सेशन पूरा इसी पे रख लेंगे। और लास्ट आता है मेजर जीन पूल सेंटर्स, प्रमुख जीन पूल केंद्र। जीन पूल सेंटर्स जो हैं वो हमने बना रखे हैं, वो क्यों बना रखे हैं, क्या कारण होंगे, किन तरीकों से हम कंजर्वेशन के जो अलग अलग तरीके होते हैं उन कंजर्वेशन के तरीकों में एक जीन पूल का तरीका भी होता है, तो वो क्या होता है जीन पूल, थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीन वाला जो पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वहां से भी कनेक्ट हो जाता है ये। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, जीएस से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी इस पर्टिकुलर पार्ट की, इस पर्टिकुलर ऑप्शनल की रहती है। आप हर पार्ट में देखेंगे जीएस से कनेक्टिविटी किसी न किसी सब्जेक्ट से होती हुई दिखाई दे जाएगी। ज्योग्राफी से तो है ही, जीएस में ज्योग्राफी पढ़नी ही होती है हमें, प्रीलिम्स में भी ज्योग्राफी पढ़नी ही होती है हमें, तो वहां से तो कनेक्टिविटी है ही। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट से भी अच्छी कनेक्टिविटी इस सब्जेक्ट की हमें देखने को मिल जाती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शनल हमारे लिए अपने आप में ये बन जाता है। तो प्रमुख जीन पूल केंद्र जो है वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, इन डेप्थ इन डिटेल के अंदर हम ये वाले पार्ट को देखते हैं। तो ये हमारा पूरा बायो जियोग्राफी, जैव भूगोल या जीव भूगोल का पार्ट जो है वो हमें डिस्कस करना रहता है, इसे हमें पढ़ना रहता है। और डेफिनेटली किसी बुक से पढ़ना पड़ेगा। सर बुक्स कौन सी होंगी, रेफरेंस बुक किस किस को हम देखें? किन किन बुक्स को हम देखें? तो बुक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो एनसीईआरटी की बुक्स हमें पढ़नी ही है, 6 to 12 क्लास की बुक्स जो है वो हमारा बेस बनाएगी। जैसा कि मैं हर एक सेक्शन में आपको कहता आया हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी की जो 3 हमने सेक्शन देखे, हर एक सेक्शन में एनसीईआरटी का रोल जो है वो कहीं कम नहीं हो जाता। चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का रोल यहाँ बिल्कुल भी कम नहीं होता। एनसीईआरटी जो है वो हमारा बेस बनाती है, हमारे हमें तैयार करती है आगे जिन बुक्स को हमें पढ़ना है, जिन ऑप्शनल की बुक्स को, किताबों को, मोटी मोटी किताबों को हमें समझना है, उनको समझने के लिए पहले एनसीईआरटी से होकर के गुजरना पड़ेगा, तभी वो आगे की किताबें जो हैं वो समझ में आएंगी, क्योंकि वो एक लेवल ऊपर है। उस लेवल तक खुद को मैच कराने के लिए पहले एनसीईआरटी से होकर के जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी अगर अच्छे से तैयार कर ली तो ये आपका बेस तैयार हो गया। बेस तैयार होने के बाद आप उन किताबों पर जंप कर सकते हैं, सीधा उन किताबों की तरफ बढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ हवा नहीं लगेगी कि क्या कहना चाह रही हैं वो किताबें। एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद कौन सी बुक पढ़ें सर? उसके बाद देखिए, एक तो बायोजियोग्राफी की सविंद्र सिंह जो है वो आती है, जैव भूगोल सविंद्र सिंह, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले एडिशन के साथ जा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश एडिशन के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। बहुत अच्छी बुक है और सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करती हुई, अच्छे से कवर करती हुई हमें दिखाई देती है। एक और बुक आती है जो फॉरेन ऑथर्स की है, फॉरेन बुक है, बायोजियोग्राफी बाय मार्क लोमोलिनो, जेम्स ब्राउन एंड ब्रैट रीडल। ये 3 फॉरेन ऑथर्स हैं, इनकी लिखी हुई एक किताब है बायोजियोग्राफी की। आप इसके साथ भी जा सकते हैं, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। पूरी मल्टी कलर बुक है, तो अंदर डायग्राम्स वगैरह, फोटोज वगैरह बहुत अच्छे इन्होंने यूज कर रखे हैं। लेकिन बस यही है, एक तो ये बहुत ज्यादा महंगी है, दूसरा ये आपको जो हमारा सिलेबस है, जो पॉइंट्स अभी हमने देखे हैं, वो सारे पॉइंट्स कवर करते हुए नहीं दिखाई देगी, कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स और एडिशनल इन बुक्स में आपको दिखाई देंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम जो है फॉरेन ऑथर्स के साथ में हमें देखने को मिलती है। बट हाँ, जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जिन कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में ही है, हिंदी में डेफिनेटली नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका कोई हिंदी प्रिंट एडिशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। इंग्लिश एडिशन जरूर आपको मिल जाएगा।
लोमोलिनो एंड ब्राउन रिडल की बुक जो है वो आपको मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। काफ़ी महंगी है क्योंकि इंडिया में इसकी प्रिंटिंग जो है वो नहीं होती, बाहर होती है, तो बाहर की प्रिंटिंग की वजह से फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और सब कुछ ऐड हो जाने की वजह से किताब जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी, कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाती हुई हमें दिखाई देती है। ओके, तो ये पार्ट हमारा आप इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ सकते हैं। आज सुबह के सेशन में भी काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर बुक्स की लिस्ट दे दीजिए, बुक्स बता दीजिए। एक बुक नहीं है, मैंने सुबह भी कहा था आपको, कोई एक बुक नहीं है कि आप इसको पढ़ लें और आपका काम हो जाए, कोई जीएस वाला पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्ट के लिए एक एक अलग अलग किताब जो है वो पढ़नी रहेगी। जैसे कि पर्टिकुलर बायोजियोग्राफी के लिए आप इनमें से किसी एक बुक के साथ में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, मैं यहाँ पर अगर 2 बुक या 3 बुक या 4 बुक्स के नाम लिखता हूँ तो आपको 4 किताबें खरीदनी होंगी। एनसीईआरटी के अलावा कोई एक बुक जो है उसके साथ में आप जा सकते हैं, वो पूरे सेक्शन को कवर करती हुई हमें दिखाई देती है। जैसा कि अभी भी एक बच्चे ने कमेंट किया है, नीलम ने, कि सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, एक बुक नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग किताबें हैं। कुछ सेक्शंस को एक ही बुक कवर कर लेती है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी एक ही बुक सफिशिएंट होगी जो पेपर 2 पूरे को कवर करती हुई हमें दिखाई देगी। काफी मोटी किताब है लेकिन वो पूरा पार्ट जो है वो कवर कर लेती है। क्लास नोट्स काफी है ना सर? क्लास नोट्स रिवीजन करने के लिए बिल्कुल डेफिनेटली सफिशिएंट होंगे सर। इफ वी टेक सविंद्र सिंह देन इट शुड बी डिफरेंट फॉर एवरी सेक्शन। हाँ, सविंद्र सिंह जी की हर एक सेक्शन की अलग अलग किताब आती है। फिजिकल ज्योग्राफी की अलग बुक आपको देखने को मिलेगी, जियोमॉर्फोलॉजी की एक अलग बुक देखने को मिलेगी, बायोजियोग्राफी की एक अलग बुक देखने को मिलेगी, ओशिनोग्राफी की एक अलग बुक देखने को मिलेगी, क्लाइमेटोलॉजी की एक अलग बुक देखने को मिलेगी। ऐसे डिफरेंट बुक्स हैं, अलग अलग किताबें हैं, एक किताब नहीं है। सिलेबस का पीडीएफ कब मिलेगा? सिलेबस का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है इसी ऐप पर, जहां पर आप क्लास देख रहे हैं उसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जो ऑप्शनल वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला, उसमें आप जाएंगे पीडीएफ वाले सेक्शन में, आपको जो पीडीएफ है सिलेबस की वो आपको मिल जाएगी। कोचिंग नोट्स काफ़ी है, हाँ, रिवीजन करने के लिए बिल्कुल कोचिंग के नोट्स जो हैं वो काफ़ी होंगे। बट आपको जो डायमेंशंस चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस जो चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली आपको क्लासरूम के नोट्स प्लस बुक्स जो है वो पढ़नी रहेंगी। बुक्स से आपको नोट्स बनाने जितना टाइम जो है वो नहीं मिल पाएगा, और बुक्स के साथ नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपको मेरी तरफ से जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनसे बिल्कुल गो थ्रू हो सकते हैं। आप उन नोट्स में अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं कि नहीं ये पॉइंट कहीं मिस हो गया है, मुझे याद नहीं रहता है, मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट को रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, तो आप बुक से उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर उन बुक्स से नोट्स बनाने की कोशिश खुद करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा आपको, 6 महीने या उससे ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, जितना समय आपके पास होगा नहीं। तो बुक्स को पढ़ना ज़रूर है डेफिनेटली। इनसे जो हमारा जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, जो डायमेंशंस क्रिएट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स से नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, बुक्स जो है उनसे नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने कल, आज मॉर्निंग क्लास में भी ये बात करी थी। एनसीईआरटी बैच पढ़ रखा है तो बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बैच में आपने वैसे ही एनसीईआरटी को पढ़ रखा है, तो आपको बुक, डायरेक्ट बुक जो है आप उस पर जा सकते हैं, फिर एनसीईआरटी को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। विल यू टेक मैपिंग क्लास ऑल्सो इन दी बैच? सुबह बात करी हमने मैपिंग को पूरा किस तरीके से तैयार करना, सारी बात तो सुबह करी है क्लास के अंदर। ओके, तो ये हमारा सेक्शन जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये सारे पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी ने बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस दे रखा है, एक एक सेक्शन को टॉपिक वाइज दे रखा है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। ऑप्शनल में, जीएस में ऐसा नहीं होता। जीएस में हम देखते हैं छोटा सा सिलेबस हमें पकड़ा दिया जाता है 2-3 लाइन का, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तो पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन ऑप्शनल में बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड सिलेबस हमें देखने को मिलता है, एक एक पॉइंट साफ साफ क्लियरली लिखा है। ये पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स यूपीएससी ने ही अपने सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में डाल रखे हैं, उसी से मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। तो वो पॉइंट्स जो हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें कवर करने होते हैं। कवर करने के लिए बुक्स जो हैं वो हम इन बुक्स के साथ में जा सकते हैं, किसी एक बुक के साथ में, एनसीईआरटी के अलावा कोई एक बुक
आप उसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 किताबें खरीद लें तो वो आपके काम ही नहीं आएंगे, आप उन्हें पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना समय आपको मिल भी नहीं पाएगा। ओके, जो अनाउंसमेंट्स है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यूट्यूब पर हैं। देखिए अभी हमारा जो दीपावली के फेस्टिवल पर, दिवाली के उत्सव पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है चल रहा है, जिसके अंदर 20% ऑफ की भारी डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है हर कोर्स पर। चाहे आप ऑप्शनल बैच लें, चाहे आप कॉन्सेप्टर बैच लें, चाहे आप एनसीईआरटी बैच लें, सबके ऊपर 20% ऑफ का जबरदस्त डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं। 20% का डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, तो इतने बड़े डिस्काउंट अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसके साथ जाना चाहिए। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे ऑप्शनल के साथ भी जुड़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में, तो उसमें भी आपको ये डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। और ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि डेमो क्लासेस थी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल थी, तो आपने देखी होगी। मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक होती है, कल भी मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक हमारी क्लास होगी, उसके बाद नहीं होगी, फिर यूट्यूब पर नहीं होगी, फिर सिर्फ और सिर्फ ऐप पर क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया उनके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो जो बच्चे अभी छूट गए हैं, रह गई हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर 200 स्टूडेंट्स 20,000 रुपीज़ में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अभी 40% डिस्काउंट भी है, सॉरी 20% डिस्काउंट भी है, तो आपको ये कोर्स जो है वो और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। 16,000 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, 16,000 के डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारे चल रहे हैं। एंड जैसा आप जानते हैं 99 रुपीज़ में प्रीलिम्स का बैच जो है वो हमारी तरफ से अनाउंस किया गया है, जो 15 नवंबर से उसकी क्लासेस स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करते रहते हैं प्रीलिम्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी, प्रीलिम्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो बता दूं मैं, 15 नवंबर से स्टार्ट होगा जो जीएस वाला पार्ट है, और सीसेट वाला पार्ट जो है वो 21 नवंबर से 21 नवंबर से स्टार्ट होगा 99 रुपीज़ में। दोनों कोर्सेज जैसा आप जानते हैं 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। जिन्होंने अभी भी नहीं लिया है वो हमारी ऐप पर, उजांक एडू ऐप पर जा सकते हैं, और उजांक एडू ऐप पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहीं पर सीधा पेमेंट करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। राइट, देखो अभी भी यही कमेंट आ रहा है, प्रीलिम्स जीएस पेड क्लास 99 रुपीज़ वाली कब से चलेगी। ओके, चलिए चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, सिलेबस डिस्कशन के अंदर, कल के सेशन में। कल के सेशन में और आगे इस पार्ट को बढ़ाएंगे, और आगे देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक जो हैं, क्या क्या सब टॉपिक जो हैं वो हमें पढ़ने होंगे, और कहाँ कहाँ से हम पढ़ेंगे, क्या सोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल रहने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।